हे जनता, वेलकम बैक, वेलकम टू वेदांतुस मैथ चैनल। आई होप सभी लोग ठीक हैं, मज़े में हैं और हाँ, सबकी जो तैयारी है एग्जामिनेशंस की वो एकदम टॉप नॉच चल रही है। और इसीलिए इस चैनल पे हम लोगों ने जेई, नीट, एनडीए और अब केवीपीवाई ये सारे जो सेशंस हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं, ये अलग अलग एग्जामिनेशंस को टारगेट करने वाले स्टूडेंट्स को हेल्प कर सकें, उसी पर्पस से हम लोगों ने स्टार्ट किया है ना बच्चों। तो आज का जो सेशन है ये भी एक स्प्रिंट सेशन है, क्योंकि यहाँ पे भी हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे आज केवीपीवाई के। केवीपीवाई क्या है? ओके, सबसे पहले तो हाँ, यहाँ पे एक स्पेलिंग मिस्टेक है, इट इज एक्चुअली केवीपीवाई। आई होप दैट एवरीवन अंडरस्टैंड्स दैट। तो केवीपीवाई जो है दैट इज किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना। ओके, और ये कंडक्ट किया जाता है बाय आईआईएससी बैंगलोर। और क्यों कंडक्ट होता है? स्कॉलरशिप एग्जाम है ऑब्वियसली। तो आप जब इस एग्जाम को क्लियर करते हो, दे आर कॉल्ड फॉर एन इंटरव्यू। उस इंटरव्यू को क्लियर कर लेने के बाद में यू आर कॉल्ड अ केवीपीवाई स्कॉलर। और जब आप केवीपीवाई स्कॉलर कहलाते हो तो आप जब तक फ्यूचर में रिसर्च के लिए पीएचडी करने नहीं जाते हो, है ना, तब तक आपको एक स्कॉलरशिप आईआईएससी की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से मिलती रहती है। बहुत ही हैंडसम वो एक स्कॉलरशिप होती है। एंड मोर देन द मनी पार्ट ऑफ इट, इट इज़ बेसिकली अ क्रेडेंशियल, इट्स एन अकेडमिक अचीवमेंट जो आगे जाके आपको इन जनरल आपके लाइफ में एक प्रेस्टीज पॉइंट की तरह तो एक्ट करता ही है। और डेफिनेटली ऑन प्रैक्टिकल पॉइंट अगर बात करूँ तो जब आप अपना आगे जाके जॉब्स में अपने करियर में आप जब अपने रेज्यूमेज बनाते हो तो एक बहुत स्टैंड आउट पॉइंट होता है, क्योंकि देश में बहुत कम लोग हर साल केवीपीवाई स्कॉलर बन रहे होते हैं। ओके, तो मेहनत करनी पड़ती है डेफिनेटली जेई से, और अलग फ्लेवर का एग्जामिनेशन होता है, यहाँ बायोलॉजी भी इन्वॉल्व होती है। और इसीलिए आई हैव सीन जो स्टूडेंट्स केवीपीवाई प्रिपेयर करते हैं उनका फोकस रिसर्च ओरिएंटेड ज़्यादा होता है, जबकि जेई प्रिपेयर करने वाले स्टूडेंट्स, नीट प्रिपेयर करने वाले स्टूडेंट्स एप्लीकेशन बेस्ड जॉब और फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा सोच रहे होते हैं। तो दैट्स फंडामेंटली द डिफरेंस। केवीपीवाई टेक्स यू टूवर्ड्स द field of research, while JEE and NEET take you towards the field of application and more of the, what should I say, the professional courses. Okay, good. तो आज हम लोग करने वाले हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, हैंडपिक क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा नंबर में नहीं हैं लेकिन क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। तो ध्यान देना, अगर तुम केवीपीवाई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो रेगुलरली जुड़े रह सकते हो। रीजन बीइंग क्योंकि ये है पहला सेशन, तो इसके आगे भी हम लोग सेशन प्लान कर रहे हैं, तो ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। और 22 ऑफ मई 2022 को केवीपीवाई फॉर लास्ट एकेडमिक ईयर कंडक्ट होने वाला है, सबको मालूम होगा। तो जुड़े रहें और आगे चलते हैं। ओके जनता, सो फॉर पीपल हु आर न्यू ऑन द चैनल, हम लोग आगे चले गए थे। फॉर पीपल हु आर न्यू ऑन द चैनल, दिस इज मी यसूरी सर, आई एम अ बीटेक फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे। और इस चैनल पे मेरे स्टूडेंट्स मुझे मोगैम्बो बुलाते हैं, क्योंकि जब तुम नीट, जेई, एनडीए, बोर्ड एग्जामिनेशन या केवीपीवाई या और कोई एग्जामिनेशन क्रैक करते हो तो मोगैम्बो खुश होता है। ओके, तो चैनल पे अगर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलना भाई। ओके, ताकि ये सारे सेशंस जो तुम्हारे लिए कंडक्ट हो रहे हैं, तुम तक उसका नोटिफिकेशन जरूर पहुंच जाए। ओके, तो स्टार्ट करें, सभी लोग तैयार हैं? तो स्ट्रेट अवे क्वेश्चंस पे जाएंगे। तुम एक ऑब्वियसली नोटबुक और पेन के साथ में प्रॉब्लम्स मेरे साथ सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चंस का लेवल कैसा लग रहा है वो ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताना। इसके अलावा केवीपीवाई के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई और हेल्प चाहिए, या केवीपीवाई के अलावा किसी और चीज़ के लिए तुम्हें कोई भी मदद चाहिए, कोई भी हेल्प चाहिए, तुम चाहते हो कि मोगैम्बो शुड डू अ वीडियो ऑन दैट, ओके, सो कॉमेंट्स में बताओ मुझे। आई विल पिक योर रिक्वेस्ट। इस चैनल का ट्रेंड है वो, तो मैं कमेंट्स में से आए हुए पॉइंट्स पे से भी वीडियोस क्रिएट करने की कोशिश करूंगा, सो दैट इट बिकम्स टारगेटेड एंड हेल्पफुल। ओके, तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। और ये है हमारा पहला सवाल। क्वेश्चन जो है वो है एरर एनालिसिस का, और इनफैक्ट अगर बोला जाए तो एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि एक स्पेशली डिजाइंड वर्नियर कैलिपर है which has main scale least count of 1 millimeter. Okay, on the vernier scale there are 10 equal divisions and they match with 11 main scale division. That's nice. So हमें बताना है कि least count of the vernier caliper क्या होगा। वर्नियर कैलिपर जो डिवाइस होता है वो बहुत ही सेंसिटिव लेवल पे साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स को मेजर करने के काम आता है।
तो यहाँ पे कभी भी उसका जो लीस्ट काउंट हम फाइंड आउट करते हैं वो उसके मेन स्केल का जो लीस्ट वैल्यू है, वन मेन स्केल डिविजन, ओके, नॉट लीस्ट वैल्यू इज बेसिकली यहाँ पे बताई गई है 1 मिलीमीटर। तो ऑब्वियसली जो उसका मेन स्केल डिवीजन होता है जिसमें दो लाइंस के बीच की मिनिमम गैप, जो हम लोग स्केल्स यूज करते हैं, राइट नाउ आई डोंट हैव एनी स्केल विद मी, तो स्केल्स में वो जो लाइंस ड्रॉ होती हैं, अगर वो सेंटीमीटर स्केल है तो उसका जो गैप होता है बिटवीन 1 सेंटीमीटर उसे फर्दर 10 डिविजन्स में डिवाइड किया जाता है। तो उसका लीस्ट काउंट 1 सेंटीमीटर नहीं होता जो यूजुअल हम लोग स्केल्स यूज करते हैं, उसका लीस्ट काउंट 1/10 ऑफ सेंटीमीटर यानी 1 मिलीमीटर होता है। दूसरी तरफ पे इंचेस होते हैं, ओके, तो जो सेंटीमीटर वाला पार्ट होता है वो ज्यादा हम लोग यूज कर रहे होते हैं, राइट। यहाँ पे वर्नियर कैलिपर में सिचुएशन जो है वो कुछ ऐसी है, इस वाले में स्पेशली ऐसी है कि उसका जो मेन स्केल है उसकी जो रीडिंग आती है उसमें मिनिमम वैल्यू 1 मिलीमीटर आप मेजर कर सकते हो, जबकि उसका जो वर्नियर स्केल है ना, जो वर्नियर स्केल है उसके बारे में सिर्फ इतना बताया है कि उसके 10 डिविजन्स मेन स्केल के 11 डिविजन्स के बराबर हैं। तो लीस्ट काउंट पता लगाना है ऑफ द एंटायर डिवाइस से कितना मिनिमम हम लेंथ मेजर कर पाएंगे। क्या वो 1 मिलीमीटर से कम होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं होगा तो फिर हम लोग वर्नियर कैलिपर की कोई यूज ही नहीं करने की जरूरत है हमें, राइट, क्योंकि इतने सेंसिटिव वैल्यू को हम नॉर्मल स्केल से मेजर कर पा रहे होते हैं, ठीक है। तो बच्चों हमें मालूम है कि जो लीस्ट काउंट मेजर होता है ऑन अ केस ऑफ अ वर्नियर स्केल और वर्नियर कैलिपर, that is basically the difference between 1 MSD and 1 VSD, that means 1 main scale division minus 1 vernier scale division। but उससे पहले given information को हम लोग use करेंगे। according to this we have been told that 10 vernier scale divisions are equal to 11 main scale division, okay, yes। IPL का टाइम चल रहा है, उसे MS धोनी मत रीड करना और इसे विराट सिंह धोनी मत ट्रीट करने लग जाना तुम लोग, ओके। तो 1 VSD इज इक्वल टू 11/10 MSD। इसकी हमें ज़रूरत कहाँ पड़ेगी? जब हम लोग बात करेंगे लीस्ट काउंट की, ओके। तो जो लीस्ट काउंट LC होता है वो होता है 1 MSD माइनस 1 VSD, ओके। तो अब क्योंकि हमें लीस्ट काउंट सिर्फ MSD में दिया हुआ है, VSD का लीस्ट काउंट हमें बताया नहीं है, तो दैट इज व्हाई वी विल हैव टू रिप्लेस 1 VSD का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ MSD। तो मेन स्केल डिवीजन माइनस 11/10 मेन स्केल डिवीजन। तो सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा माइनस 1/10 ऑफ मेन स्केल डिवीजन। तो मेन स्केल डिवीजन की हमें लीस्ट काउंट दे रखी है, उसे पुट कर देते हैं। सो व्हाट डू वी गेट is minus 1/10 and 1 millimeter। so the value आती है वो है minus 0.1 millimeter and obviously the least count का value numerically is going to be 0.1 millimeter। तो उतना minimum value हम लोग measure कर पा रहे होंगे इस specially designed vernier caliper से, okay, everyone understands? that's good। चलो आगे जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दिस इज 2018 का एग्जामिनेशन क्वेश्चन। यहां पे हमें बोला गया है कि अ बॉक्स फिल्ड विद वाटर हैज अ स्मॉल होल ऑन इट्स साइड नियर द बॉटम, ओके, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स वाला सिचुएशन, ओके। सो इट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर एंड एज इट फॉल्स अ कैमरा अटैच्ड ऑन द साइड ऑफ द बॉक्स रिकॉर्ड्स द शेप ऑफ वाटर स्ट्रीम कमिंग आउट ऑफ द होल, okay। so the resulting video will show that the water is coming down forming a parabolic stream, okay। the water going up forming a parabolic stream मतलब ऐसे ऊपर जा रहा होगा, okay। ऐसे पैराबोलिक दिखेगा, ऐसे पैराबोलिक दिखेगा। the water coming out in a straight line दिखाई देगा और no water coming out। तो भाई बच्चों हमें मालूम है कि किसी भी लिक्विड में जो प्रेशर एक्सर्ट होता है वो हमेशा एक एक्सटर्नल फोर्स के इफेक्ट में होता है। मतलब फ्लूइड में जनरेट होने वाला प्रेशर किसी एक्सटर्नल फोर्स के इफेक्ट में होता है। तो क्यों हम लोग कहते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स, रादर क्यों बोलते हैं कि हम प्रेशर H rho g होता है व्हेन वी गो इनसाइड से और लिक्विड, तो वो इसलिए होता है जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं वैसे वैसे अमाउंट ऑफ वाटर कॉलम विच इज अबाउ यू
मतलब मान लो अगर आप यहाँ स्विम करने की कोशिश कर रहे हो तो आपके ऊपर का जो वाटर कॉलम है उसका जो वेट है mg, दैट mg डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज द प्रेशर विच इज क्रिएटेड ऑन दिस लेयर। ठीक है, और इसी को अगर आप सिंप्लीफाई करते हो तो m हो जाता है रो इंटू वी, एंड v को भी हम लिख सकते हैं एज ये h a g डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये h रो g का फॉर्मूला यहाँ से डिराइव होता है, सबको पता है। कहने का मतलब ये है कि जब एक्सटर्नल फोर्स ग्रेविटी होती है तो h रो g प्रेशर आता है। हमने वो केसेस भी स्टडी किए हुए हैं जहाँ पे हम पूरे कंटेनर को जब राइट साइड पे एक्सेलरेट करते हैं तो एक सूडो फोर्स इस डायरेक्शन में लगता है ma, और उसकी वजह से एक और प्रेशर जनरेट होता है, और इसीलिए लिक्विड का लेयर जो है टॉप मोस्ट लेयर वो हॉरिजॉन्टल ना रह के किसी एंगल पे अलाइन हो जाती है ना। तो कहने की बात यह है नटशेल में, फॉर एनी लिक्विड टू एक्सपीरियंस अ प्रेशर देयर हैज टू बी एन एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट, और कंटेनर के वॉल्स पे आने वाला प्रेशर भी उसकी वजह से ही होता है। लेकिन जैसे ही हमारा कंटेनर फ्री फॉल करना शुरू कर देता है, जैसे ही कंटेनर फ्री फॉल करना शुरू कर देता है, सिचुएशन फॉर लिक्विड बिकम्स ग्रेविटी फ्री। फ्री फॉल इज ग्रेविटी फ्री सिचुएशन। तो अब जो तुमने होल क्रिएट किया हुआ है ना, जो तुमने होल क्रिएट किया है उसके बाहर कौन सा प्रेशर है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और यहाँ से जो फ्री सरफेस है लिक्विड की, वहाँ पे क्या प्रेशर है? वो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एंड बाय बर्नौलीज थ्योरम वी ऑलरेडी नो वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स इज बेसिकली बर्नौलीज थ्योरम का एप्लीकेशन। बर्नौलीज थ्योरम से हमें पता है कि किसी भी फ्लूइड को अगर मूव करना है, ट्रैवल करना है, फ्लूइड को मोशन में जाना है, तो डिफरेंस ऑफ प्रेशर की वजह से ऐसा होता है हमेशा। अब वो डिफरेंस ऑफ प्रेशर जो है वो ग्रेविटी की वजह से हो सकता है, वो हाइट के डिफरेंस की वजह से हो सकता है, वो वेलोसिटी के डिफरेंस की वजह से हो सकता है, बट बिकॉज ऑफ दैट ओनली द लिक्विड will undergo some kind of motion. But here both or rather entire fluid is under the influence of same atmospheric pressure. That is why the difference of pressure is zero, and therefore there will be no water coming out. Water flow ही नहीं होगा, है ना। ग्रेविटी फ्री स्पेस हम लोगों ने क्रिएट कर दिया because it is freely falling. Okay जनता, so that's why the correct answer is option D. When a filled box with water with small hole falls freely, then pressure is same at inside and outside of the hole, that is atmospheric pressure, and that's why we can say that no water will come out as hole is under both side of same pressure and no pressure difference has been created. Okay, chalo next one. This question says that a glass beaker is filled with water up to 5 centimeter. Very nice. It is kept on the top of a 2 centimeter thick glass slab. Even better. मतलब यहाँ एक glass slab है जो 2 centimeter है. Okay. उसके अलावा when a coin at the bottom of the glass slab is viewed, तो उससे पहले एक glass स्लैब के ऊपर कंटेनर रखा है जिसमें वाटर फिल किया है। ओके, और एंड में हमने सबसे नीचे रख दिया है कॉइन यहाँ। ओके, उसके अलावा हमें ये भी बताया है कि ये 5 सेंटीमीटर की हाइट है लिक्विड की, और हम यहाँ से देखना चाह रहे हैं कॉइन को। तो ऐसे में क्वेश्चन ने बोला है कि it is viewed at the normal incident from above the beaker. Its apparent depth from the water surface is d centimeter and d value will be close to how much? मतलब जितना भी इसका एक्चुअल डेप्थ है दैट इज 7 सेंटीमीटर, वो 7 से थोड़ा सा कम होना चाहिए, क्योंकि बीच में जो मीडियम्स हैं उनके रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस डेफिनेटली मोर देन वैक्यूम है। तो मान लो इसे μ1 और इसे μ2 बोल देते हैं, और ये जो वैल्यूज दी हुई हैं मान लेते हैं इनको d1 एंड d2। ठीक है, तो हमें पता है कि अपेरेंट डेप्थ का जो फॉर्मूला होता है फॉर वन मीडियम, तो हमें पता ही है, हम यहाँ पे अपेरेंट डेप्थ के फॉर्मूले को d1 बाय μ1 लिखते अगर एक ही मीडियम होता यहाँ, लेकिन 2 मीडियम है, इसीलिए दोनों मीडियम में जनरेट हुई अपेरेंट डेप्थ के बारे में बात करेंगे। दिस इज अपेरेंट डेप्थ ड्यू टू ग्लास स्लैब, दिस इज apparent depth due to glass slab, and this is due to water.
ठीक है जनता, तो अब सिंप्लीफाई करके देखते हैं। D1 का वैल्यू 5 सेंटीमीटर है और μ1 वाटर के लिए 1.33 विच इज़ बेसिकली 4/3। देन यू हैव D2 जिसका वैल्यू 2 सेंटीमीटर दिया है और 1.5 उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, दैट इज़ 3/2। तो हम बोल सकते हैं दैट इट इज़ 15/4 प्लस 4/3 और LCM लेने पे 45 प्लस 16 दैट 61/12। 60/12 होता तो एग्जैक्ट 5 सेंटीमीटर जाता, ये 5 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, सो 5.1 सेंटीमीटर का ऑप्शन है हमें दिया हुआ, तो दैट इज़ वाई द करेक्ट आंसर बिकम्स 5.1 सेंटीमीटर। व्हाट डू यू से गाइस? राइट, सो फार क्वेश्चंस आर डूएबल। दिस इज अगेन 2018 का क्वेश्चन है। ओके, गुड, सो दिस इज द आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्टिक्स पे बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोला है? अ मिरर इज प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। तो ये एंगल हमें 30 डिग्री दिया हुआ है। ओके, तो ये एंगल पहले ही लिख दिया जाए 30 डिग्री, ये भी होगा, है ना। प्लेन मिरर है। द लाइट रे इज ट्रैवलिंग इन द नेगेटिव डायरेक्शन स्ट्राइकिंग द मिरर। तो एक लाइट रे यहाँ से आ रही है एंड इट इज गोइंग टू स्ट्राइक द मिरर एंड आफ्टर दैट व्हाट? द डायरेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे इज गिवन बाय विच ऑफ दीज वेक्टर्स। ठीक है, तो भाई अगर लाइट रे ऐसे आ रही है और अगर मैं नॉर्मल रे को भी ड्रॉ कर दूं, है ना, तो हमें पता है कि नॉर्मल के साथ में बचा हुआ एंगल अगर निकालें तो वो इंसिडेंट लाइट का एंगल है, दैट इज 60 डिग्री। ठीक है, तो इतने ही एंगल पे डेफिनेटली हमारी रिफ्लेक्टेड लाइट रे भी जाने वाली है। तो अगर ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे का डायरेक्शन है, सो आई एम श्योर दैट ये पूरा एंगल 60 डिग्री होने वाला है। ओके, तो ये एंगल 30 डिग्री हो जाएगा, बचा हुआ होना ही चाहिए क्योंकि हमें पता है कि ये सिमेट्रिकल जाने वाले हैं हम लोग, करेक्ट। तो ये टोटल एंगल 90 होना है, इसीलिए बचा हुआ एंगल 30 है। और यहाँ पे भी बाइसेक्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देख लोगे तो समझ जाओगे कि ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल ही होंगे। तो दिस इज 30 एंड दिस इज 30। तो अब ज़रा ध्यान से इस पार्ट पे नज़र डालो बच्चों। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल सिचुएशन है और यहाँ पे अगर हम स्लोप ऑफ रिफ्लेक्टेड रे की बात करें तो स्लोप जो है वो आ रहा है 1030 डिग्री, दैट इज 1/√3 एंड दैट शुड बी y/x इन दीज वेक्टर्स। एंड नॉट जस्ट दैट, वेक्टर डेफिनेटली कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है। दैट मीन्स x तो पॉजिटिव होना चाहिए और y नेगेटिव होना चाहिए। x पॉजिटिव y नेगेटिव, तो डेफिनेटली आंसर A तो होने ही वाला नहीं है। x पॉजिटिव y नेगेटिव, x पॉजिटिव y नेगेटिव, x पॉजिटिव y नेगेटिव, बहुत बढ़िया, तीनों ऑप्शंस में वो पॉसिबिलिटी दिख गई। लेकिन अब स्लोप चेक करते हैं। तो अगर मैं ऑप्शन A की बात करता हूं तो ऑलरेडी रिजेक्टेड। ऑप्शन B की बात करते हैं तो y/x जो आ रहा है बच्चों वो है -√3। ओके, और उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर चले, एक्चुअली माइनस लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें मालूम है तीनों ही ऑप्शंस बता रहे हैं फोर्थ क्वाड्रेंट की सिचुएशन को, या तो मुझे यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा, बट आई डोंट लाइक दैट। तो इसीलिए बच्चों मैं सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू लिख रहा हूँ जो न्यूमेरिकली सेटिस्फाई कर जाएगा 1/√3, दैट इज आवर आंसर। सो ये हो गया √3/1, सो डेफिनेटली नॉट द आंसर। सी ऑप्शन में y/x चेक कर लेते हैं तो वो है 1/√3, साउंड्स लाइक द आंसर। एंड डी ऑप्शन अगर देखेंगे तो y/x का वैल्यू दिखाई देता है 2/1 एंड दैट इज ऑल्सो नॉट द आंसर। सो आंसर लुक्स लाइक ऑप्शन सी। ठीक है, तो ऑप्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए क्रॉस वेरीफाई करना ज़्यादा आसान था। ओके, हाँ, अगर तुम बहुत ही फॉर्मली जाना चाहते हो तो उसे हमें बताना पड़ेगा कि स्लोप नेगेटिव है क्योंकि वो एंगल क्लॉकवाइज मेजर करना पड़ेगा 30 डिग्री का, एंड दैट इज वाई द वैल्यू विल बी -1/√3। और ऐसा भी पुटअप कर सकते हो कि यार फोर्थ क्वाड्रेंट है ASTC, तो यहाँ सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है, टैन नेगेटिव होता है। ओके, बढ़िया, तो आंसर आ गया ऑप्शन सी। अगले सवाल पे चलते हैं। दिस इज 2017 का सवाल है ना। देखो, नवंबर में एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ करता था पहले, अब एग्जामिनेशन इतना आगे बढ़ गया है कि 2021 के एग्जाम को 2022 तक कंडक्ट कराना पड़ रहा है। ओके,
सो क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू गाइस, इसमें हमें बोला गया है कि पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड एट द वर्टाइसेस ऑफ अ स्टार शेप्ड शोन इन द फिगर। तो ये स्टार शेप जो दिख रही है इसमें 1 2 3 4 5 6 चार्जेस रखे हैं और उसमें भी 1 2 3 4 चार्जेस तो ऐसे हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम है Q। एक चार्ज टॉप पे 2Q है और एक चार्ज यहाँ राइट में 3Q है। क्वेश्चन में हमें बोला है डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ नेगेटिव पॉइंट चार्ज एट अ सेंटर O ऑफ द स्टार इज गोइंग टू बी हाउ मच। मतलब अगर मैं यहां पे एक नेगेटिव चार्ज को प्लेस कर देता हूं -Q0 तो उसका असर क्या पड़ने वाला है, हम उसके बारे में बात करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे देख के ही ये बात क्लियर समझ में आ रही है कि ये वाला Q और ये वाला Q इफेक्ट ओवरऑल कैंसिल आउट कर लेंगे क्योंकि दोनों इक्वल एंड अपोजिट इक्वल चार्जेस हैं। दे बोथ विल ट्राई टू अट्रैक्ट the negative charge towards them with equal and opposite force, so they will cancel out, not action reaction but cancel out. Similarly अगर 2Q और Q की बात करूं तो effectively जो दोनों चार्जेस हैं इक्विडिस्टेंट हैं और इक्विडिस्टेंट होने के अलावा 2Q ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। तो ये फोर्स बचेगा, यहाँ पे कैंसिलेशन हो चुकी है। और Q और 3Q में अगर मैं बात करूं तो फोर्स थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा कंपैरेटिव टू से F1। F2 थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा क्योंकि वो 2Q चार्ज की वजह से आएगा इफेक्टिवली। यहाँ Q यहाँ 3Q तो इफेक्टिवली 2Q चार्ज यहाँ रखा है, ऐसा सोच सकते हो। मतलब अगर मैं तुम्हें रीअरेंज करके बताऊँ तो दिस इज हाउ आई बेसिकली वुड लुक एट द सिचुएशन इफ आई वर यू। ओके, तो सिचुएशन को मैं देखता हूँ ऐसे कि मान लो यहाँ पे रखा हुआ है सिर्फ Q चार्ज और यहाँ पे रखा हुआ है 2Q चार्ज, बाकी सारे चार्जेस कैंसिल आउट हो चुके हैं। Q और Q ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। Q और 3Q जो है उनका इफेक्टिव फोर्स एग्जैक्टली वैसा ही होगा जितना यहाँ 2Q को रखने से होगा और 2Q और Q की वजह से आने वाला इफेक्टिव फोर्स वैसा ही होगा जैसा यहाँ Q चार्ज को रखने से होने वाला है। एंड दैट इज वाई यहाँ सेंटर पे अगर कोई नेगेटिव चार्ज रख दिया जाए तो वो होने वाला है अट्रैक्ट फ्रॉम बोथ दीज चार्जेस। द ओनली डिफरेंस इज कि अगर इक्विडिस्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ये अगर F होगा तो ये फोर्स 2F होगा बच्चों। एंड इफेक्टिवली जो रिजल्टेंट का डायरेक्शन आना चाहिए दैट रिजल्टेंट डायरेक्शन डियर स्टूडेंट्स इज गोइंग टू बी समवेयर हियर। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखोगे, डोंट माइंड माई पेट क्रो, वो हमेशा ही ऐसे आवाज़ करता है ना, तो उसे भी फिज़िक्स पढ़ना अच्छा लगता है, इसीलिए जब भी मेरी क्लास चलती है तो वो आके अपने आंसर्स रिसाइट करना शुरू कर देता है। ओके जनता, सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन ये अपना रिजल्टेंट है। द रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन ऑन द पार्टिकल प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ दिस स्टार शेप्ड इज गोइंग टू बी टुवर्ड्स राइट एंड दैट्स राइट। आंसर इज ऑप्शन ए हियर। ओके, सिर्फ वही करना था, न्यूमेरिकली सॉल्व करना होता तो शायद और मज़ा आता। मैं कल बिना पढ़े क्वेश्चन को जब देख रहा था तो मैंने वहाँ पे ज्योमेट्री वाइज, क्योंकि हमें शेप में डिस्टेंसेस भी बताए हुए हैं, तो आई स्टार्टेड सॉल्विंग द डिस्टेंसेस। ये A है, ये A/2 होगा, ये भी A/2 होगा, तो ये डिस्टेंस भी A होना चाहिए। कुछ उस तरीके से मैं आगे बढ़ रहा था। ओके यस, तो चलो भाई अगले सवाल पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, वी हैव अ प्राइमरी एंड अ सेकेंडरी कॉइल of a transformer which are containing 10 and 100 turns, तो number of turns की वैल्यू दी है। प्राइमरी कॉइल इज कनेक्टेड टू अ बैटरी दैट सप्लाइज अ कांस्टेंट वोल्टेज। बहुत बढ़िया। प्राइमरी बैटरी कनेक्टेड टू प्राइमरी कॉइल इज कनेक्टेड टू अ बैटरी विच सप्लाइज अ कांस्टेंट वोल्टेज, सो द वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल विल बी। तो हम सबको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि ट्रांसफॉर्मर जो है बच्चों, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ yes, it works on the principle of म्यूचुअल इंडक्शन। और म्यूचुअल इंडक्शन होने के लिए फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होना ज़रूरी है ना। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होने के लिए यहाँ पे हमने हर बार एक AC सोर्स लिया है
जबकि इस समय यहाँ एक डीसी सोर्स हमें दे दिया गया है। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे थोड़ी देर के बाद में कांस्टेंट करंट फ्लो होने लगेगा। तो I प्राइमरी बिकम्स अ कांस्टेंट। इफ I प्राइमरी बिकम्स अ कांस्टेंट, उसका मैग्नेटिक फील्ड ओवर हियर B प्राइमरी becomes a constant, and if B primary becomes a constant, the flux linked with secondary becomes B into whatever is the area of cross section into cos of theta, but most importantly a constant, flux भी constant हो गया। Number of field lines of first coil which are passing through here, they become constant, okay, and when that happens, the EMF which we say is d phi by dt, that becomes 0। और यही हमें क्वेश्चन में पूछा था कि सेकेंडरी कॉइल में कितना ईएमएफ इंड्यूस होने वाला है बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन। तो याद रखना, यहाँ हमेशा हमें एसी सोर्स की रिक्वायरमेंट होती है इन द केस ऑफ अ ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पे कॉन्स्टेंटली करंट चेंज होता रहेगा, नॉट कॉन्स्टेंटली करंट चेंज होता रहेगा, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे चेंज होता रहेगा, उसकी वजह से फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, so that's why the correct answer is option C. So since the voltage production is based upon AC supply and this voltage is DC, so that is why no flux will be changing in secondary and no voltage will be induced. Okay, next one, इसमें बोला है consider two wires of same material having the ratio of radii as 2:1. If the two wires are stretched by equal forces, then the stress produced in them will be how much? तो यार सिंपल क्वेश्चन है। स्ट्रेस जो है वो फोर्स अपॉन एरिया होता है। स्ट्रेस को सिग्मा से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 विल बी एफ बाय पाई r1 स्क्वायर एंड एफ बाय पाई r2 स्क्वायर। फोर्स तो सेम ही है, तो r2 स्क्वायर बाय r1 स्क्वायर करना है हमें। और रेशो R1 बाई R2 1:2 है, तो ये हो जाएगा, सॉरी 2:1 है, तो ये रेशो हो जाएगा 1:2। उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आंसर आ जाता है। बहुत सिंपली, बहुत इजीली। ओके, आई एम श्योर ये सबको समझ में भी आ रहा होगा, खुद से भी कर लेंगे इसको। तो 2020 का सवाल था। ओके, नेक्स्ट वन ऑफ माई फेवरेट बिकॉज ऑफ क्वेश्चन मैकेनिक्स का है और उसमें भी रोटेशन का है। तो क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि एक स्फेरिकल रिजिड बॉल है विच इज रिलीज्ड फ्रॉम द रेस्ट एंड स्टार्ट्स रोलिंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन फ्रॉम अ हाइट ऑफ 7 मीटर्स। तो 7 मीटर की हाइट से एक बॉल को हमने रोल करने देना शुरू किया है, और वो जब नीचे पहुंचती है तो यहाँ पे उसको एक ब्लॉक मिलता है, उसका भी मास m है, मतलब ये मास m है और ये मास भी m है। जब ये रोल करके यहाँ पहुँचेगा स्फेयर, तो इसको जाके हिट करेगा, और कोलिजन जो होगा, अगर कुछ बोला है कि हाँ, अज्यूम इलास्टिक कोलिजन इज हैपनिंग। तो अगर इलास्टिक कोलिजन हो रहा है दो इक्वल मास के ऑब्जेक्ट्स के बीच में, तो क्या हो रहा है? वेलोसिटीज। सोचो सोचो। सो इफ मास ऑफ बोथ द बॉल एंड द ब्लॉक इज सेम एंड द बॉल इज रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग, देन द स्पीड ऑफ द ब्लॉक आफ्टर द कोलिजन विल बी हाउ मच। तो पॉइंट नंबर 1, कभी भी अगर दो इक्वल मास के ऑब्जेक्ट्स कोलाइड करते हैं, ओके, तो अगर मान लो ये m है, ये m है, इसके पास में कुछ वेलोसिटी v है बिफोर कोलिजन, और ये रेस्ट पे है, तो आफ्टर कोलिजन पहला मास रेस्ट पे आ जाता है और दूसरा मास वो वेलोसिटी लेके आगे चला जाता है। कहने का मतलब ये दोनों की वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाती है। अगर उसके पास में v1 और इसके पास में v2 होता, तो कोलिजन के बाद में इसके पास v2 और इसके पास v1 आ जाएगा, एक्सचेंज हो जाती हैं वेलोसिटीज। ये याद रखना है हमेशा, ठीक है बच्चों। तो सिंपली हमें ये पता लगाना है कि यार इसके पास में बॉटम पे आने पे कितनी वेलोसिटी होगी, और वही वेलोसिटी फिर इसको मिल जाएगी। तो ऐसा करने के लिए सिंपल सी कहानी है, ये अगर पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, तो एनर्जी एट B शुड बी इक्वल टू एनर्जी एट A। व्हाट आई विल रिक्वायर इज हाफ I ओमेगा स्क्वायर। तो I का वैल्यू is 2/5 m r square for the sphere, and we also know that v will be equal to omega r। तो ओमेगा को v/r भी लिखने की जरूरत पड़ेगी। तो b पे आने पे हाफ I ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ
mv स्क्वायर विल बी इक्वल टू m इंटू जी इंटू एच। ठीक है, तो इसे लिख देता हूँ मैं हाफ इंटू 2/5 mr स्क्वायर। ओमेगा को मैं लिख देता हूँ v/r, तो v स्क्वायर बाय r स्क्वायर प्लस हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू mgh। राइट, क्या कुछ कैंसिल हो रहा है? तो मुझे दिख रहा है एक तो m थ्रू आउट कैंसिल हो जाता है, उसके अलावा ये r स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है, एंड दिस इज 2/10, दिस इज 1/2। तो एलसीएम लेने पे यहाँ 5 और 5 + 2 7, 7/10 v स्क्वायर मुझे बनता दिख रहा है। तो 7/10 v स्क्वायर विल बी इक्वल टू जी एच। एम भी हम कैंसिल कर चुके हैं, तो v कम्स आउट टू बी 10gh/7 इन अंडर रूट, और g का वैल्यू है 10, h दिया है 7 मीटर्स, बहुत ही स्ट्रैटेजिकली 7 वैल्यू दी है मतलब, तो 7 कैंसिल, एंड v वैल्यू आफ्टर कमिंग डाउन टू द bottom of the inclined plane will be of sphere, and this will be passed on to the block after the elastic collision of equal mass block. That's why the answer will come out to be option C. Okay, चिंता? बहुत बढ़िया, आंसर ऑप्शन सी आ जाता है। बहुत ही अच्छे से हमने सॉल्व कर दिया, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमें बोला गया है कि एक रोप है, okay, and this rope of length L and uniform linear mass density is hanging from the ceiling. Yeah, okay. A transverse wave pulse is generated close to the free end of the rope. तो यहाँ से हम लोगों ने एक फ्री एंड पे एक पल्स को जनरेट किया। ऑब्वियसली पल्स जनरेट होगी तो यहाँ सोर्स है तो आगे मूव करके जाना है वेव को। क्वेश्चन में हमें बोला गया है the pulse will travel upward through the rope, select the correct options. ऑप्शंस एक बार नजर डाल लेते हैं बच्चों। ऑप्शंस में बोला है कि द स्पीड ऑफ द पल्स डिक्रीजेस एज द पल्स मूव्स अप। जैसे पल्स ऊपर जाएगी तो स्पीड कम होती जाएगी उसकी। दूसरा, द टाइम टेकन बाय द पल्स टू ट्रैवल द लेंथ ऑफ द रोप इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ द लेंथ ऑफ द रोप। नेक्स्ट इज द टेंशन विल बी कांस्टेंट अलोंग द लेंथ ऑफ द रोप। ये तो मैं पहले ही रिजेक्ट करना चाहूंगा, रीजन भी जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे मास ऐड होता जा रहा है तो ऑब्वियसली टेंशन की वैल्यू तो चेंज होती जाएगी। तो ये आई एम श्योर सबको समझ में आता है कि टेंशन तो कांस्टेंट नहीं रह सकती। द स्पीड ऑफ द पल्स विल बी कांस्टेंट अलोंग द लेंथ ऑफ द रोप। देखो यार, सबको ये तो पता है कि पल्स की जो स्पीड आएगी वो अंडर रूट ऑफ t/μ आने वाली है, स्पीड ऑफ वेव ऑन अ स्ट्रिंग। तो t कांस्टेंट नहीं है तो v भी कांस्टेंट तो नहीं होने वाला। म्यू हमें कांस्टेंट दिया गया है, we have been told it's a uniform linear mass density, तो डेफिनेटली आंसर ये भी नहीं होगा। द स्पीड ऑफ द पल्स विल बी कांस्टेंट अलोंग द लेंथ ऑफ द रोप। तो आगे बढ़ते हैं, पहले दो ऑप्शंस के ऊपर नजर डालते हैं, उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो आई एम टेकिंग सम स्पेस हियर, ओके। सो जनता, यहाँ पे टेंशन डिफाइन कर रहा हूँ, तो टेंशन जो है वो यहाँ जितना भी मास हैंग करता है mg के बराबर होना चाहिए, और हमें ये भी पता है कि m/x and capital M/L, these are two same things। तो यहाँ से m को मैं लिख सकता हूँ म्यू इंटू एक्स के बराबर, वो यहाँ पे प्लेस कर देते हैं ज़रा। तो म्यू इंटू एक्स इंटू जी इज वॉट आई एम गेटिंग हेयर, ओके। सो वॉट इज द वेव वेलोसिटी और पल्स वेलोसिटी? अंडर रूट ऑफ t/μ। सो वॉट इज टेंशन? इट इज म्यू एक्स जी बाय म्यू, और सिंपली रूट ऑफ xg, right everyone? Right, so v square is equal to x into g आता है। तो इससे मुझे ये समझ में आ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट्स पे हम लोग डिपेंड कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट सा दिखाई दे रहा है मुझे। मतलब अगर मैं हेल्प लूँ v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2ax की, तो ये वैल्यू में इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पल्स इज ऑब्वियसली जीरो, इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, एंड एज इट इज गोइंग अहेड दिस वैल्यू इज इक्वल टू x इंटू जी। सो फ्रॉम हियर a वैल्यू कम्स आउट टू बी x, कैंसिल हो जाता है, g/2, एंड एक्सेलरेशन इज कॉन्स्टेंट एज आई सेड। बहुत बढ़िया। तो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो मैं डेफिनेटली लिख सकता हूं x इज इक्वल टू हाफ
ए टी स्क्वायर, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो यहाँ से टी स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट ही है, इज प्रोपोर्शनल टू एक्स और टी इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ एक्स, एंड एट एक्स इक्वल टू एल आई कैन से टी विल बी प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ एल। सबसे पहली बात तो वेलोसिटी जो है इट इज गोइंग टू इंक्रीज एज द वैल्यू ऑफ एक्स इंक्रीजेस। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे एक्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो वेलोसिटी बढ़ेगी ना कि कम होगी। तो अगर ऑप्शन पे नजर डालूं तो ऑप्शन ए भी गलत है। Speed of the pulse is not decreasing but it will increase as we go up. On the other hand, the time taken by the pulse to travel the length of the rope is proportional to under root of L, and that's what we have proven here, right? Last में देख सकते हो। Okay? Awesome. बहुत बढ़िया। Good. चलो फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि इंटरफेरेंस पे बेस्ड है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है, विच इज अ श्योर टॉपिक इन एग्जाम लाइक जेई एंड केवीपीवाई एज वेल। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है जिसमें एम्पलीट्यूड ऑफ टू वेव्स इंसिडेंट ऑन टू स्लिट्स आर ए एंड 2a. If I naught is the maximum intensity, then the intensity at the spot on the screen where the phase difference between them is phi will be how much? हमें पता है कि इंटेंसिटी को हम लिख रहे होते हैं एज I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 इन अंडर रूट कॉस ऑफ फाई। ये है रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला, राइट। हाँ, ये आ रहा होता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से, हमने एम्पलीट्यूड के पॉइंट ऑफ व्यू से निकाला होता है, ठीक है। ए इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस ऑफ फाई इन अंडर रूट, तो वहाँ से सिंप्लीफाई करके आता है। और यहाँ हम मान लेते हैं कि इंटेंसिटी जो है इट इज़ बेसिकली एम्पलीट्यूड का स्क्वायर के बराबर, ओके। तो अगर ऐसा है तो मैं यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर इन अंडर रूट अरे फिर से गड़बड़, यस। तो ए स्क्वायर इन अंडर रूट एंड देन 2a स्क्वायर इन अंडर रूट इंटू कॉस ऑफ फाई, ऐसे लिख सकता हूँ, है ना। वही वैल्यूज बताई हैं क्योंकि हमें, तो ये आ जाता है ए स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू 2a कॉस ऑफ फाई, राइट। तो ये बन गया 5, 2 इंटू 2 4 कॉस ऑफ फाई एंड कॉमन आ जाता है ए स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी आ रही है इन टर्म्स ऑफ ए स्क्वायर। अब क्वेश्चन में हमें बोला है कि इफ आई नॉट इज द मैक्सिमम इंटेंसिटी, सो फॉर आई टू बिकम आई नॉट, मतलब मैक्सिमाइज होने के लिए क्या मैं बोल सकता हूं, लुकिंग एट द एक्सप्रेशन कॉस फाई इज द ओनली वेरिएबल, उसकी वैल्यू को 1 होना चाहिए। इफ आई इक्वल टू आई नॉट देन cos phi should be equal to 1। जैसे ही तुम उसे पुट करोगे तो आई नॉट विल बी इक्वल टू 5 प्लस 4 इंटू 1 इंटू ए स्क्वायर आ जाएगा, और ए स्क्वायर बन जाएगा बच्चों आई नॉट बाय 9, बोल सकता हूँ आई नॉट बाय 9 आ जाएगा। दैट मीन्स आई का जो एक्सप्रेशन है वो बन जाएगा 5 प्लस 4 cos phi मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर, जिसका वैल्यू है आई नॉट बाई 9। तो रिप्लेस किया मैंने और ऑप्शंस पे नज़र डालता हूँ, तो आई नॉट कॉस स्क्वायर 5/2 नहीं है आंसर, आई नॉट बाई 3 साइन स्क्वायर 5/2 भी नहीं है आंसर, आई नॉट बाई 9 5 प्लस 4 cos phi इज द करेक्ट आंसर हियर, ओके। सिंपली हमने रिजल्टेंट फाइंड आउट किया है लुकिंग एट कि एम्पलीट्यूड्स की वैल्यू हमें क्या दे रखी थी, ओके गुड। तो दिस इज ऑल्सो डन। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, ये भी मैकेनिक्स का सवाल है। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक अरेंजमेंट है जिसमें एक स्प्रिंग है, एक स्ट्रिंग है, एक पुली है और मासेस हैं, ठीक है। ऑब्वियसली स्ट्रिंग्स एंड पुली आर मासलेस, दैट मीन्स स्ट्रिंग और पुली आइडियल है, इनफैक्ट स्प्रिंग भी। सो अगर कैपिटल एम मास स्मॉल एम मास से बड़ा है तो स्प्रिंग को, and the spring is also light and spring constant is K. So if the string connected with M to the ground is detached, मतलब ये वाली string को कट करने वाले हैं, तो immediately after this detachment क्या होगा, ऑप्शंस पे नजर डालनी है पहले तो।
हमें बताना है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल m विल बी 0 एंड दैट ऑफ कैपिटल M विल बी g। लग तो नहीं रहा है, देखते हैं फिर भी। द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ही बताना है, एक्सेलरेशन ऑफ बोथ बताना है, इलोंगेशन इन द स्प्रिंग बताना है। इमीडिएटली आफ्टर यू कट, स्प्रिंग का इलोंगेशन अभी भी उतना ही रहेगा। सबसे पहली बात तो स्प्रिंग कांस्टेंट जो है, सॉरी स्प्रिंग फोर्स जो है वो कैपिटल mg को बैलेंस कर रहा है और वो इमीडिएटली स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे नहीं आने वाली। तो स्प्रिंग का फोर्स kx जो है वो कैपिटल mg के बराबर है और इलोंगेशन इन द स्प्रिंग जो है वो mg बाय k के बराबर है, जो कि यहाँ नहीं लिखा है, तो ये तो आंसर नहीं है बच्चों। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे। तो स्प्रिंग फोर्स mg के बराबर, तो यहाँ भी वही स्प्रिंग फोर्स लग रहा है। तो लेट्स ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द स्मॉल ब्लॉक m। इस पे लगने वाला फोर्स है कैपिटल mg अपवर्ड और स्मॉल mg डाउनवर्ड। तो ऑब्वियसली कैपिटल M बड़ा है तो फोर्स अपवर्ड ही लगने वाला है, इसको A1 बोल देते हैं। तो फ्रॉम हियर जनता A1 को हम लिख सकते हैं कैपिटल mg माइनस स्मॉल mg डिवाइडेड बाय स्मॉल m का मास, एंड दैट इज m माइनस स्मॉल m इंटू g बाय स्मॉल m। ये है एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल m मास। तो आंसर डेफिनेटली ये नहीं है। The magnitude of acceleration of small m is m minus mg by m. m minus mg by m looks like this is the correct answer. और acceleration of both the masses are same. Cannot be same क्योंकि ये अभी accelerate करना ही शुरू नहीं करेगा। A2 जो है बच्चों वो 0 रहेगा। ओके, A2 का वैल्यू 0 रहेगा और बाद में जब स्प्रिंग थोड़ा सा कंप्रेस होगी तो नीचे आना शुरू करेगा। ओके, होप इट इज क्लियर। स्प्रिंग का फोर्स इमीडिएटली चेंज नहीं होगा, सिर्फ स्ट्रिंग में जनरेट होने वाला टेंशन सडनली 0 होता है व्हेन यू कट द स्ट्रिंग। ओके, वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन। ओके ओके, नाउ दिस वन। इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि एक LCR सीरीज सर्किट है जिसमें कैपेसिटर की वैल्यू दी हुई है, रजिस्टर की वैल्यू दी हुई है, इंडक्टर की वैल्यू दी हुई है और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वोल्टेज, AC वोल्टेज दिया हुआ है 220 वोल्ट्स और 50 हर्ट्ज की पावर सप्लाई हम लोगों ने लगाई है। तो क्वेश्चन में बोला है व्हाट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट शोन। तो अगर मुझे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज दी हुई है तो ऑल आई नीड टू नो इज द वैल्यू ऑफ द इम्पिडेंस। इजी एज दैट, थोड़ा बस कैलकुलेटिव है, बाकी उसके अलावा आई एम श्योर उतनी डिफिकल्टी होने वाली नहीं है इन टर्म्स ऑफ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। तो भाई चलो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं XC पता लगाऊंगा विच इज़ 1/2 पाई FC। तो रेजिस्टेंसेस तो मिलने ज़रूरी है ना। तो ये वैल्यू 2 इंटू पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू कैपेसिटेंस विच इज़ 200 इंटू 10⁻⁻⁶। तो ये हो जाएगा 50 इंटू 200, 100 एंड 100, 10⁻⁴, 10⁻⁻² बचेगा यहाँ। इन दोनों को, इन सबको सिंप्लीफाई करने पर 10⁻⁻², ऊपर जाएगा तो 100। तो XC हो जाएगा 100/2 पाई और सिंपली 50/पाई ओम्स। XC। हाउ अबाउट XL? XL है 2 पाई FL। सो 2 पाई इंटू 50 इंटू L, दैट इज 6 हेनरी। 6 इंटू 50, 300 इंटू 2, 600 पाई। 600 पाई ओम्स इज XL। तो दिख रहा है कि यार XL का वैल्यू XC से ज़्यादा है। R का वैल्यू दिया हुआ है तो Z वैल्यू हम पता लगा लेते हैं। Z होने वाला है R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर इन अंडर रूट। R हमें दिया गया है 400, तो 400 का स्क्वायर करोगे और ये बनेगा 600 पाई माइनस 50/पाई का स्क्वायर इन अंडर रूट। तो जनता एक बड़ी न्यूज़ कि ये तुम्हें खुद सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, तो इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो रफली 136 ओम्स की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो मुझे उतना पेशेंस नहीं था तो मैंने तो कैलकुलेटर यूज़ करके वैल्यू निकाल के रखी थी। तो 1936 आता है। आई एम नॉट श्योर, बताना मुझे ज़रा कमेंट बॉक्स में कि क्या KVPY में दे प्रोवाइड यू लॉग टेबल और नॉट। इफ़ नॉट देन व्हाट यू विल डू, पाई को पाई से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 बनेगा, 6000 माइनस 50
6000 माइनस 50 इज रफली 6000. 6000 डिवाइडेड बाय 3 की अगर बात करूं, रफली 3 से डिवाइड करूं, अगर 6000 को 3 से डिवाइड किया तो 2000 आएगा. करके देखें तो 400 इज 16 इंटू 10 टू द पावर 4 प्लस रफली 2000 है, उसका स्क्वायर करूंगा तो 4 इंटू 10 टू द पावर 6. ओ माई गॉड, oh my god, so this is 400 into 10 to the power 4, 416 into 10 to the power 4. रफली अगर 400 भी लेता हूँ, रफली अगर 400 भी लेता हूँ तो ये है 4 इंटू 10 टू द पावर 6, तो 2 इंटू 1000. ओ नाइस, रफली 2000 के आसपास वैल्यू आनी है. ऑप्शंस, हाँ ऑप्शंस में इतनी स्पेसिंग तो है बच्चों. बच गए, बच गए. ओके तो अगर तुम्हें लॉग टेबल मिलता है तो डेफिनेटली तुम लॉग टेबल यूज करके निकालना एग्जैक्ट वैल्यू, और नहीं तो जो मैंने बताया वापस से सुनो. पाई को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम लेके, तो पाई स्क्वायर 10 होता है, तो 6000 हुआ. 6000 में से 50 जाना मतलब ऑलमोस्ट 6000 वैल्यू हो गई. 6000 को पाई से डिवाइड करना है, 6000 को पाई से डिवाइड करना तो 3 से डिवाइड करो, तो दैट इज 2000. 2000 का स्क्वायर करना है. 2000 का स्क्वायर इज 4 इंटू 10 टू द पावर 6, और यहाँ 400 का स्क्वायर है 16 इंटू 10 टू द पावर 4. तो ये 4 इंटू 10 टू द पावर 6 इज लाइक 400 इंटू 10 टू द पावर 4 है ना. तो 400 प्लस 16, 416 इंटू 10 टू द पावर 4. फिर से अप्रॉक्सीमेशन इसको रफली 4 इंटू 10 टू द पावर 6 लिख दो, एंड दैट मीन्स इसमें इस वैल्यू को निगलेक्ट कर दिया बेसिकली. तो दिस व्हेन टेकन अंडर रूट, इसको अंडर रूट लेना था ना, तो इसको अंडर रूट लोगे तो वैल्यू आएगी 2000. और 2000 वैल्यू के साथ में जब हम करंट निकालेंगे तो करंट के लिए वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय द इम्पिडेंस, तो सिंप्लीफाई करने पर वैल्यू आएगी 0.11 एम्पियर, जो नियरेस्ट टू ए है. ठीक है, आई होप एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग दिस. इसे यहाँ रख नहीं रहा हूँ बिकॉज मेनी विल गेट कन्फ्यूज्ड इफ दे डायरेक्टली लुक एट द सेशन PDF, तो इसीलिए तरीका मैंने बता दिया है, और उनका ही बेनिफिट होने वाला है जो वीडियो को प्रॉपरली देख रहे हैं. ओके जनता, तो Z मिल गया हमें, तो बस इसके बाद कुछ नहीं करना. इसके बाद हमें पता लगाना है I0, जिसका वैल्यू है V0 बाई Z, विच इज़ 220 बाई 1936. द वैल्यू कम्स आउट टू बी 0.12 एम्पियर्स. ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए हेयर. ठीक है, तो एज यू नो दैट कि कैलकुलेशंस ही थे जो ट्रिकी थे. बाकी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग वाइज मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा है जो इवन यू नो somebody who's just preparing for boards will also be able to do. I feel so. Okay, so जनता, next is your homework question. एक बार ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ लो, समझ लो. क्वेश्चन में लिखा है कि a particle of charge Q and mass M enters a region of transverse electric field of I0 J cap with initial velocity V0. The time taken for the change in the de Broglie wavelength of the charge from the initial value of lambda naught to lambda naught by 3 is proportional to how much? तुम्हें पता लगाना है कि कितने टाइम में, जो भी टाइम लगेगा उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ को चेंज होने में. डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑब्वियसली मोमेंटम पे डिपेंड करती है, लैम्डा अपॉन पी, लैम्डा इज एच अपॉन पी. तो जैसे जैसे हम एक चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आएंगे और वो एक्सेलरेट करेगा तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, और वेलोसिटी चेंज होगी तो मोमेंटम चेंज होगा, मोमेंटम चेंज होगा तो डी ब्रोगली वेवलेंथ चेंज होगी. तो जो चेंज इन डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो लैम्डा नॉट से लैम्डा नॉट बाई 3, 1/3 होने में जितना टाइम जाएगा, इट इज प्रोपोर्शनल टू विच ऑफ दीज वैल्यूज. ये तुम्हें सॉल्व करना है, और सॉल्व करके मुझे आंसर्स कहाँ बताओगे? ओके, सोल्यूशन बताओ मुझे, अपना फाइनल आंसर बताओ मुझे इन comment box. Okay, so comment box में I want you people to respond with your answers. हो सके तो अपना नाम भी बताना, और नाम क्यों पूछ रहे हो सर, वो तो डेफिनेटली दिख जाएगा. बहुत बार स्टूडेंट्स अपने नाम ना लिख के बहुत ही अजीबो गरीब नाम रखते हैं, बहुत ही अच्छे वाले नाम भी रखते हैं. तो आई वॉन्ट टू नो योर एक्चुअल नेम, एंड अलॉन्ग विद दैट आंसर तो बताओ, और ये भी बता सकते हो कि किस सिटी से हो. तो अगले सेशन में आई वॉन्ट टू शो द नेम ऑफ द पीपल हु हैव जेन्युइनली ट्राइड एंड रिस्पॉन्डेड, एंड उससे मुझे भी मालूम पड़ता है कि हाउ मेनी ऑफ यू गाइज आर रियली सीरियस अबाउट KVPY एग्जामिनेशन.
ठीक है जनता, तो ये तो हम डेफिनेटली यहाँ पे कर ही रहे हैं। तो मैं मालूम है कि अगर 22 मई की बात करूँ, वी आर स्टिल मोर देन अ मंथ अवे फ्रॉम इट। एक महीने में KVPY जैसे एग्जामिनेशन को लुकिंग एट द क्वेश्चन हम एक्चुअली बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस अपने ओवरऑल परफॉर्मेंस में क्रिएट कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं, उसके लिए वेदांतु पे वी हैव वन क्रैश कोर्स फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। ओके, सो KVPY का एप्टीट्यूड टेस्ट तुम सभी को पता है कि होने वाला है 22 तारीख को। अगर रजिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो ये है। आई एम ऑनेस्टली नॉट श्योर कि अभी भी एप्लीकेशंस चल रहे हैं या नहीं, बट एक बार डेफिनेटली इस लिंक को चेकआउट कर सकते हो। एग्जाम की डेट है 22 मई, और अगर तुम सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हो और अभी तक कोई सपोर्ट नहीं तुमने लिया है तो वी हैव अ KVPY क्रैश कोर्स। ओके, वी आर राइटिंग इट 2021 क्योंकि अभी भी KVPY 2021 कंडक्ट हो रहा है, वो 22 मई को होने वाला है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, जैसा कि मैंने बोला कि ये 4 सब्जेक्ट लगते हैं। सो वी हैव दिस क्रैश कोर्स एट अ सुपर अफोर्डेबल एंड सुपर अट्रैक्टिव प्राइजेस फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। 91% प्राइस हैज बीन स्लैश्ड फॉर दिस लास्ट 1 month। इफ यू वांट टू टेक द एडवांटेज, दिस इज द राइट टाइम। यही समय है इसका भरपूर इस्तेमाल और भरपूर फ़ायदा उठाने का। तो ये क्रैश कोर्स आप सभी के लिए अवेलेबल है एट अ वेरी 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 अमेजिंग प्राइस ऑफ 1800 रुपीज़। ओके, तो अगर आपको ज्वाइन करना है, मैं तो कहूँगा ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर इतने कम प्राइस में मुझे 1 महीने की ट्यूशन भी मिल जाए तो दैट इटसेल्फ इज़ इट्स अ वेरी अमेजिंग प्राइसिंग, राइट एवरीवन। तो ये लिंक में KVPY के पॉइंट ऑफ व्यू से एक कूपन कोड है जो इस डिस्काउंट को आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो आपको सिर्फ वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स का लिंक फॉलो करके जाना है आगे। यू डोंट हैव टू पुट एनी कूपन कोड, इट इज़ नेचुरली अप्लाइड ओवर देयर। और आज ही एनरोल करो और सेशन का मैक्सिमम बेनिफिट उठाओ। यहाँ पे तुम्हें डेफिनेटली लेक्चर्स मिलेंगे, उसके अलावा प्रैक्टिस करने के लिए तुम्हारे खुद के टेस्ट्स भी होंगे जो कि बेसिकली तुम्हें मॉक टेस्ट की तरह देने चाहिए। उसके अलावा तुम्हें जितने भी सेशंस है तुम उनके रिकॉर्डिंग्स देख सकते हो एज रिप्ले एज मेनी टाइम्स एज यू वांट। ओके जनता, सो डू टेक द एडवांटेज एंड यस, अगर ये सेशन पसंद आया तो तुम्हें मालूम है तुम्हें क्या करना है। खुद तो लाइक करना ही है, अपने मित्रों के साथ शेयर करो जो KVPY के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तुम्हारे साथ में। और अगर चैनल पे नए हो तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, ऐसी अमेजिंग चीज़ें और कहीं नहीं हो रही हैं जहाँ पे मल्टीपल एग्जामिनेशंस के लिए बच्चों की हेल्प की जा रही है। तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकॉन को प्रेस करना ज़रूर, ताकि तुम्हें हमेशा नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो ऑन दैट नोट, दिस इज मोगैम्बो साइनिंग ऑफ। मिलते रहेंगे दोबारा से और इसी KVPY के PYQs ट्रेंड को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। सो सी यू ऑल नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।